अरे भैया ब्लॉक तक छोड़ दो, 15 रुपए दे देंगे। भैया 20 रुपया तो लगेगा। अरे 15 में तो रोज जाते हैं यार। नहीं भाई नहीं। अब पहुंचा दो लल्ला। हमारे इलाके का पान खा के हमारे ऊपर थूकता बे। हमें मार के अच्छा नहीं की ना, अपने इलाके में खड़े हो ना। अभी तुम हमका जाना तो नहीं हो। कहाँ जाने तुमका? कहाँ जाने? वही गाँव के हैं हम। सिनोरी गाँव का तो क्या हुआ रे? हमारे इलाके में खड़े हमको तो होता था। मार साला। भाग गया साला कायर। साले एक एक को काटेंगे। वही रुकना वही। साले बहुत मार मारे थे हमका। उनकी तो जल्दी आओ। अरे कहीं का तो जर है बे। हो रहा है साले। भौजी का शकल को सालों को आज छोड़ेंगे नहीं। यूपी के झांसी जिले के दो गांवों हंसगंज और शिनोरी के बीच ये मारकाट एक बेहद मामूली बात से शुरू हुई थी। शिनोरी गांव के एक व्यक्ति ने एक हंसगंज गांव वाले के ऊपर पान की पीक थूक दी थी और देखते देखते पान का ये लाल दाग खून के लाल रंग में तब्दील हो गया। मारकाट के इस माहौल में हंसगंज गांव के चंद्रभान यादव जैसे एक इंसान भी थे जिनकी वजह से इंसानियत बची हुई थी। चंद्रभान पेशे से शिक्षक थे और वो बच्चों को सिर्फ एकता और भाईचारे की सीख ही नहीं देते थे बल्कि खुद उस पर अमल भी करते थे। चंद्रभान के पड़ोसी किशन अग्रवाल डाकखाने में पोस्ट मास्टर थे और चंद्रभान को अपना बड़ा भाई मानते थे। दोनों ही परिवारों में काफी मेलजोल था और दोनों परिवार हमेशा गरीब और बेसहारा लोगों की मदद के लिए आगे रहते थे। आइए, अंदर आइए। आइए, दरवाजा बंद कर लीजिए। आराम से, एकदम चिंता मत कीजिए। हमारे घर में यहाँ आप लोगों का कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। आप लोग बिल्कुल निश्चित होकर रहिए। बहू, किरण बेटा इन लोगों के लिए चाय पानी का इंतजाम करो। आइए अंदर आइए। चलिए आराम से संभाल के बैठिए। अरे आपका घर है, बैठिए। आराम से निश्चित होकर बैठिए। आइए। अरे बाबूजी कहाँ हो गया आपको? अरे इन लोगों के चाय पानी का इंतजाम करके काहे हम लोगों के अर्थी का इंतजाम कर रहे हैं। अगर गांव वालों को पता चल गया कि हम लोग ने शिनोरी गांव वालों को यहाँ पर छुपा कर रखा है तो हम सबकी जान ले लेंगे। बेटा, जे पर जन दे सेवा दान, देवे देव उन्हें अभय वरदान। चिंता मत करो बेटा, भगवान सब भली करेंगे, सब ठीक हो जाएगा। अरे गाँव का दरवाजा खोल। अरे मास्टर, शिनोरी गांव वाले को हमारे हवाले कर दे। आगे दंगा ही आगे। चंदा भैया आप ही जाओ आगे। देखते। देख लो अपने सेवा का नतीजा। राक्षस दरवाजे पे खड़े हैं। अब क्या खाक बलि करेगा भगवान। बेटा धीरे बोलो। अगर बुलेट सुनिए तो चंद्रकांत भैया, हम पिछले दरवाजे से इन लोग को लेकर अपने घर चले जाते हैं। अब तक तुम ना दरवाजा खोल के उन लोग को बोल दो कि यहाँ पर कोई नहीं, आकर देख ले। हाँ ठीक है। अभी जा रहे चलो दरवाजा खोल। अरे तुम भी चलो। किरण दरवाजा बंद कर। चल। बाबूजी मत खोलो, हमारी बात सुनो। अरे कुछ नहीं होगा, हम समझाते हैं इन लोगों को। देखो मास्टर, शिनोरी गांव वाले को हमारे हवाले कर दो वरना अच्छा नहीं होगा, बता दे रहे हैं हम। अरे भैया, काहे दूसरों की जान के दुश्मन बने हुए हो? देखो यहाँ शिनोरी वाला कोई नहीं। झूठ बोल रहे हैं मास्टर। पूरे करके अरे बात तो सुनो। कहाँ गया? अरे इधर नहीं है कोई। हम कह रहे थे बता दे रहे हैं तुम लोग को, छोड़ेंगे नहीं उन लोगों को हम। अरे कहा था हमने, कोई नहीं है यहाँ पर। छुप गया होगा यहीं कहीं। कृष्णा घर में देखते हैं। चलो सब लोग शादी के लिए आ रहे हैं। चलो हमें साथ चल के बात कहाँ है बोलो? कहाँ गए? चलो यहीं से बोल भैया। तो न कहो।
चंद्रभान और किशन ने इंसानियत का फर्ज निभाते हुए दंगों के दौरान अपने पड़ोसी गांव शिनोरी के एक किसान परिवार को अपने यहां शरण दी। लेकिन चंद्रभान के बेटे गिरीश को उनकी ये इंसानियत अच्छी नहीं लगी, क्योंकि उसे लग रहा था कि पराए गांव के लोगों को मदद देने के लिए उनके गांव वाले उन सभी की जान ले सकते हैं। बेटा, तुम लोगों ने घर के दरवाजे तो ठीक से बंद किए ना? हाँ बाबूजी। आप लोग आराम से पेट भर के खाना खाइए और भगवान का नाम लेकर सो जाइए आराम से। ऊपर वाला आप लोगों के साथ कोई अनर्थ नहीं होने देगा। मास्टर जी, आपने जो अपनी जान की परवाह किए बगैर हम लोगों को यहाँ शरण दी है, ये हम पर बहुत बड़ा एहसान है आपका मास्टर जी, बहुत बड़ा एहसान। अरे भैया, इसमें एहसान की क्या बात है? बेटा, इन लोगों को आराम करने दो। किशन कहाँ रह गए थे? दंगे के कारण बाहर सारी दुकानें बंद है। आटा खत्म हो गया था, वही घर से ला रहे हैं। अच्छा, ये लो भाई, आटा ले आया, बनाओ। बेटा जल्दी से आटा सान लो और हम सबके लिए भी खाना परोस दो। जाओ। ठीक है। कहाँ हो गया आप दोनों को? आप दोनों की इन शिनोरी वालों को घर में डालने की वजह से हम सबकी जान खतरे में डाल दी आप दोनों ने। समझ में ना आ रहा है क्या? अरे गिरीश बेटा, पागल हो गए का? वो दंगाई लोग तुम्हारे घर की तलाशी लेके जा चुके हैं। अब यहाँ पर कोई नहीं आएगा। चल, आप उठ खड़ा हो, खाना खाओ। जरा उठो। खाना आप खा लो। भैया, अगर आप नहीं खाएंगे तो हम भी नहीं खाएंगे। ननन जी, आप बैठा दो उन सबको, हम अभी आटा सान के खाना परोस के लाए देते हैं। लो ना भैया। देख गिरीश बेटा, अपने बाबूजी को देख। तेरे बाबूजी पराए लोगों को अपने घर में लाकर उनकी रक्षा कर रहे हैं। अरे बेटा, इस सब का पुण्य हम सबको मिलेगा। पुण्य की बात नहीं कर रहे हम, सबकी फिक्र कर रहे हैं हम। फिर से कह रहे हैं आपसे, अपने गांव वालों को आप बेवकूफ मत समझिए। वो लोग दोबारा यहाँ आए, वो पहले इन शिनोरी वालों को यहाँ से बाहर फेंकिए, वरना मार काट मचते देर नहीं लगेगी। आप तो समझिए। दोनों गांवों में बढ़ते तनाव के मद्देनजर पुलिस ने वहां धारा 144 लागू कर दी। जिस क्षेत्र में भी धारा 144 लागू की जाती है, वहां लोगों का भीड़ में इकट्ठा होना तो वर्जित होता ही है। साथ ही यदि कोई व्यक्ति हथियारों के साथ घूमता पाया जाए तो उसे 2 साल कैद तक की सजा हो सकती है। हसराज और शिनोरी दोनों ही गांव झांसी के थाना मोरागढ़ क्षेत्र में आते थे और थाने से 15 किलोमीटर दूर अंदरूनी इलाके में होने की वजह से पुलिस को वहां शांति स्थापित करने में खासी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन राज्य सरकार के बढ़ते दबाव के कारण पुलिस काफी हद तक दंगे शांत करने में कामयाब हो गई थी। लेकिन तब तक तकरीबन 20 लोगों की मौत और 30 लोग घायल हो चुके थे। लिहाजा राज्य सरकार ने मुआवजे की घोषणा की। माँ जी, आप खाना खा लीजिए, हम और किरण बाद में एक साथ खाना खा लेंगे। हम तुम लोगों के साथ खा लेंगे, पहले इन मर्दन को निपटने दो, बाद में खाएंगे। बेटा जरा रेडियो लेकर आओ, ऑन करो उसे। दाल चाहिए? झांसी जिले के हसगंज और शिनोरी गांव में हुए दंगों में अब तक 30 लोगों के मारे जाने और 20 लोगों के घायल होने की खबर है। सरकार ने मृतकों के परिजनों को 5 लाख और घायलों के परिजनों को 1 लाख का मुआवजा देने की घोषणा की है। भैया, मुआवजा तो ठीक है, पर इससे का 2 गांव वालों के बीच आपसी भाईचारा बढ़ पाएगा? इसका कुछ उपाय है तो बताओ। किशन जी, भाईचारा तो अब तभी बढ़ पाएगा जब लोग एक दूसरे को मारने के बजाय अपने अंदर के जानवर को मारने का प्रयास करेंगे। बाबूजी, ये पाठशाला का ज्ञान बगाड़ना छोड़िए और सिंदरोई वालों को उनके गांव कैसे पहुंचाना है वो बारे में सोचिए। अरे चुप देखो। अरे 3-4 दिन के अंदर मामला ठंडा पड़ते हैं, हम खुद ही खेतों के रास्ते उन लोगों को घर छोड़ाएंगे। 3-4 दिन में नहीं, आज ही आप दोनों जाइए और छोड़कर आइए उन्हें। वो लोग जितने दिन यहाँ पर रहेंगे, खतरा हम सब पर उतना ही बढ़ता रहेगा। गिरीश की बातों को दिल पे मत लगाइए भैया। तो कहा है ना कि वो बेचारा तो खुद ही हम सबको लेकर फिक्र में है। बात करें,
इस सिंघोरी वालों को यहाँ रखने में खतरा तो है। हम क्या सोच रहे हैं ना भैया कि हम खुद ही जाके इनको इनके गांव छोड़ाते। अगर तुम्हारी भी यही राय है किशन, तो तुम काहे अकेले जाओगे? अरे हम खुद ही इन लोगों को जाके छोड़ाएंगे। आप काहे जाएंगे अकेले? अगर आप जाएंगे तो हम आपके साथ ही चलते। ये एक और लीजिए। लाइए, चलते। बाबूजी, हम भी आपके साथ चलेंगे उन शिंदोई वालों को उनके गांव छोड़ने। देखा भैया, गिरीश की जबान जरूर कड़वी है, लेकिन इसका दिल बिल्कुल आप पर गया, बुलाया। अच्छा भैया, हम उन सबको लेके ना बाहर निकलते हैं। हाँ चल। लेकिन भैया, आप सबको कुछ हो गया तो? नहीं नहीं, हम आपको अकेला जाने नहीं देंगे, हम भी आपके साथ चलेंगे। अरे वो हमारी झांसी की रानी, अगर तू हमारे साथ चलेगी तो सुनीता और काकी का ख्याल कौन रखेगा? हाँ बेटा, तुम यहीं घर पर रहो, हम लोग उनकी चिंता ना करो, हम लोग बस गए और इन लोगों को छोड़ के आ जाएंगे। चलो चलो चलो। किरण के बापू, अपना ख्याल रखिए। तू काहे चिंता करती है रेखा? 3-4 घंटे में हम लौट कर आते, तब तक यहाँ बैठ के ना राम नाम का जाप कर। बाबूजी, गिरीश भैया को एकदम काबू में रखिएगा, वरना दंगाइयों को देखकर कहीं उनसे भिड़ न जाए वो। बिटिया, तू काहे चिंता करती है? अरे हम तो खुद ही छुपते छुपाते खेतों के रास्ते से वहाँ पहुंचेंगे, वहाँ पर कोई दंगाई नहीं मिलेगा। तू घर पर बैठकर सबका ख्याल रख। अब हम चले। हाँ काकी, सुनीता और किरण का ख्याल रखिएगा, और बाहर से दरवाजे पे ताला लगा के जा रहे हैं। कोई भी दंगाई आएगा तो उनको ये लगेगा कि घर में कौन नहीं है। हाँ चलिए। हाँ। चलो चलो। बैठ जाइए, सब लोग बैठ जाइए। क्या हुआ गिरीश बेटा? दंगाई आगे काका। गाँव वाले किधर गए? अरे बाप रे, खतरा है आगे तो। भाऊजी, आप एक काम कीजिए, आप और काका दोनों वापस लौट जाइए, हम इनको सुरक्षित शिंदोई गांव छोड़कर आएंगे। पर बेटा, खतरा तो तुमने लिए है ना। अरे भाऊजी, आप हमारी चिंता मत कीजिए, हमको कुछ नहीं होगा। आपको हमारी कसम है, आप दोनों लौट जाइए यहाँ से। पर बेटा तू यहाँ पर अकेला? अरे काका, अगर ये दंगाई गांव में पहुंच गए ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। काका, घर में औरतें भी तो अकेली है। मास्टर जी, गिरीश बिल्कुल सही कह रहा है, आपने हमारा बहुत साथ निभाया है मास्टर जी। अब आप जाइए और अपने घर परिवार के बारे में सोचिए मास्टर जी। काट डालेंगे सालों को। अरे भाऊजी, सोच का रहे, वो लोग नजदीक आ रहे, जाइए यहाँ से। बेटा, हम हमेशा यही सोचते रहे कि तुझ में तनिक भी सेवा भाव नहीं है, पर बेटा तू तो हमारी सोच से बिल्कुल अलग निकला रे। भैया आप बोले थे ना, गिरीश जबान का जरूर कड़वा है। अरे काका, बखत नहीं है इन सब बातों का, आप लोग जाइए यहाँ से। अरे वो तो आ गए। दिख जाए तो चला डालो सालों को। धन्यवाद आपका, बहुत बड़ा एहसान आपका। वो लोग आ रहे हैं, चल 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 चल। चल बेटा चल। राजू इधर जा। लालटेन हमें दे। चाबी निकालो। चाबी निकालो। चाबी तो गिरीश के पास है। क्या बात कर? अब पीछे के रास्ते से चलते हैं। जल्दी बना के रखना। बाबूजी, किरण, खिड़की मत खोल, खिड़की मत खोल, नहीं तो दंगाइयों को पता चल जाएगा कि हम लोग घर में हैं। अरे भाभी, तुम सुनी नहीं? बाबूजी की आवाज आई है, आवाज है। तुझे हमने बाबूजी की आवाज सुनी है।
तुझे वहम हुआ होगा, वो लोग तो शिनोरी गए हैं, अब इतने जल्दी थोड़े वापस आएंगे। किरण 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 मत किरण। देखिए, होने को होना था हो गया, लेकिन आप लोग धारा 144 में घर से बाहर ही क्यों निकले? जी, वो सिंधोई गांव वालों को हमने घर में शरण दी हुई थी, तो पिताजी, मैं और काका हम सब उनको छोड़ने के लिए खेतों के रास्ते उनके गांव छोड़ने जा रहे थे, तो वहां पर कुछ दंगे दिख गए हमको। तो हमने सोचा कि सबकी जान खतरे में पड़े, इससे अच्छा है कि हम बाबूजी और काका को वापस घर भेज दें। अगर हमें पता होता तो हम नहीं करते ऐसा। फिलहाल हम इन शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज रहे हैं, उसके बाद आपको अंतिम संस्कार के लिए सौंप दिया जाए। शिकावत, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। चंद्रभान यादव और किशन अग्रवाल जैसे लोगों को दंगाइयों ने मार डाला। ये सिर्फ दो परिवारों के दो मुखियाओं की मौत नहीं थी, बल्कि गांव में थोड़ी बहुत बची हुई इंसानियत की भी मौत थी। ऊपरी तौर से देखने पर लग रहा था कि इन दोनों की हत्या दंगाइयों ने ही की है, लेकिन दोनों गांवों में धारा 144 लागू होने के बावजूद ऐसी घटना का होना पुलिस के लिए बेहद शर्मनाक बात थी। लिहाजा पुलिस सरगर्मी से इस मामले की तफ्तीश में जुट गई, लेकिन 2 हफ्ते गुजर जाने के बावजूद पुलिस उन नकाबपोशों का पता नहीं लगा पाई जिन्होंने चंद्रभान और किशन की निर्मम हत्या की थी। काकी, बस करो, वो बिजली का बिल जमा करा दिए और राशन वाले को बोल दिए वो शाम तक राशन पहुंचा देगा। बेटा, हमका भगवान ने बेटा तो नहीं दिया, पर त्योहार होते हमका बेटा का कभी कभी महसूस नहीं हुआ। ये काकी, अब ऐसा बोलकर हमको शर्मिंदा मत कर। ये छुटकी, बहुत हो गया रोना, अब बंद करो। भैया, जे हमरे साथ का हो गया भैया। ए, बस चुप करो, रोना बंद करो और अपना ध्यान बटाओ। कल से कॉलेज जाना शुरू करो और पोस्ट ऑफिस में हम बात करते हैं। सरकार काका की जगह पर तुमको पोस्ट ऑफिस में नौकरी दे देगी। कल रात पुलिस ने हसगंज और शिनोरी गांव में दंगा भड़काने वाले कुछ संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस को खबर मिली थी कि ये लोग गांव के भोले भाले लड़कों को दंगा करने के लिए भड़का रहे थे। दंगा पीड़ितों को राहत देने के लिए यूपी सरकार ने मृतकों और घायलों के परिजनों को मुआवजा देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और कार्यकारी अधिकारियों को हिदायत दी है कि वो भुगतान के लिए जांच प्रक्रिया शुरू कर दे, ताकि मुआवजे की रकम पीड़ितों को जल्द से जल्द मुहैया करा दी जाए। सुनिए जी, आप मुआवजे के लिए शहर जाएंगे तो बाबूजी के साथ साथ किशन काका का नाम भी दर्ज करवा दीजिएगा। नमस्कार। ये किशन अग्रवाल का घर है? कहा हो गया साहब, वो हमारे पड़ोसी थे। दंगे में हमारे बाबूजी और उनकी जान चली गई। तो ये चंद्रभान यादव का घर है? जी, पर आप बताए नहीं आप कौन है? मेरा नाम वेद प्रकाश है। मैं मुआवजे के लिए किशन और चंद्रभान के परिजनों के वेरिफिकेशन, मेरा मतलब है कि जांच के लिए आया हूँ। आइए। काकी, जो सरकारी अधिकारी है काका के मुआवजे की रकम के लिए फार्म भरवाने आए हैं। आप किशन अग्रवाल की पत्नी हैं? जी। ये फॉर्म भरकर दे दीजिए मुझे। लाइए, हम भर देंगे। आइए। काकी, यहाँ पर दस्तखत कर लीजिए। ये लीजिए भाई साहब। काकी, ये कागज ले जाकर जिला कार्यालय में जमा करवा देना, तभी मुआवजे की प्रक्रिया शुरू हो पाएगी। अच्छा, मैं चलता हूँ। नमस्कार।
लाइए काकी, कल अपने फार्म के साथ इसे भी जमा करवा दीजिए। नमस्कार। नमस्कार। वो मुआवजे के लिए रसीद यही जमा करवानी है का? हाँ, बिल्कुल सही स्थान पर आए हैं, लाइए। चंद्रभान यादव और किशन अग्रवाल। आप कौन, यादव या अग्रवाल? जी हम यादव हैं, चंद्रभान यादव जी के सुपुत्र, और वो किशन अग्रवाल हमारे काका है। अच्छा अच्छा, ये किशन अग्रवाल की पत्नी कहाँ है? वो काकी बेचारी सदमे में है और 20 किलोमीटर दूर। हम सोचे कि हम ही उनका फार्म लेकर चले जाते हैं। ठीक है। अपनी और रेखा किशन अग्रवाल की आईडी प्रूफ की फोटोकॉपी लाए हो? नहीं, वो तो हम नहीं लाए। नहीं लाए हो तो लेकर आओ, क्योंकि मुआवजे की रकम तभी दी जाएगी जब इस फॉर्म के साथ साथ आईडी प्रूफ की फोटोकॉपी भी जमा करवाओगे। पर वो जमा कराने के बाद तुरंत पैसा हमको मिल जाएगा ना? नहीं, आईडी और ये फॉर्म जमा करने के 1 हफ्ते के बाद एक सरकारी खत आपके घर के पते पर आएगा। आपको फिर से दफ्तर आना पड़ेगा। और हाँ, काकी को साथ में लाना मत भूलना, क्योंकि मुआवजे की रकम उन्हीं के हाथ में दी जाएगी जिसके नाम से ये मुआवजा जारी किया जाएगा। समझे? जी, नमस्ते। हे भगवान, काकी, ये सरकारी मुआवजा वसूल करना भी बहुत बड़ा परेशानी का काम है। वो सरकारी अधिकारी बिना आईडी प्रूफ के फॉर्म जमा ही नहीं किया। देखो, काम कीजिए, आपका वो जो पहचान पत्र है ना, वो हमको दे दीजिएगा, कल वापस जाना होगा। अच्छा किरण बेटा, वो हमारा पहचान पत्र गिरसवा को दे दो। भैया जी लीजिए। भैया कल हम भी आपके साथ शहर चलेंगे। वो क्या है ना, अम्मा की दवाइयाँ खत्म हो गई है, वो लेनी है। अरे तू काहे, मतलब दवाई तो हम भी ला सकते हैं ना, हम शहर जा ही रहे हैं। और 20 किलोमीटर दूर आकर तू काहे परेशानी उठा रही है? तुम अम्मा के साथ ही रहना है? चलते हैं। गिरीश बिल्कुल हमारे बेटे की तरह ही हमारी सेवा कर रहा है। काकी का आईडी प्रूफ और ये हमारा है और ये हमारे पिताजी का नाम है। अबे तुम यहाँ काहे? पैसा लेना है। पूरे 5,000 है तुम्हारा भुगतान पूरा। अब आइंदा से यहाँ पर दिखाई मत देना, जाओ। जे कौन था भैया? जे? और आप उसे पैसे काहे दे रहे थे? अब कहा बताए तुमको, वो बोल रहा था कि सरकारी दफ्तर में बहुत जान पहचान है उसकी, तो मुआवजे का काम जल्दी करवा देगा, इसीलिए थोड़ा पैसा खिला रहे थे उसको। तुम फिक्र मत करो, डाक खाने में तुम्हारी नौकरी के लिए बात कर ली है। काका की जगह पर तुमको ही नौकरी मिलेगी, फिर तुम्हारी और काकी की चिंता खत्म। आप जब तक है ना भैया, हमको कौनो चिंता नहीं। हम भाभी से मिलकर नमस्कार विमल काका। अरे गिरीश बेटा, नमस्कार नमस्कार। क्या हाल चाल है? कैसा हो आप? भगवान की कृपा से बहुत अच्छा है बेटा। हमारी कौनो चिट्ठी आई है का? नहीं बेटा, कौनो चिट्ठी नहीं है। और वो किशन काका की कौनो चिट्ठी? नहीं बेटा, पोस्ट मास्टर साहब की कौनो चिट्ठी नहीं है। अच्छा बेटा, किरण बिटिया और रेखा भाभी ठीक है ना? हाँ ठीक ही है, अब किशन काका की कमी तो रहेगी। हाँ। अच्छा बेटा, भाभी बता रही थी कि तुम दोनों माँ बेटी का बहुत अच्छा ख्याल रख रहे हो। बड़प्पन है उनका, अब हमसे जो बन पाता है हम कर लेते हैं उनके लिए। सही है बेटा, आजकल के जमाने में करता कौन है। भगवान तुमको लंबी उम्र दे। बहुत अच्छा बेटा। हाँ अच्छा बेटा, हम चलते हैं। हाँ। किरण, अरे ये सब हम कर लेंगे, तुम सिर्फ अपने पढ़ाई पर ध्यान दो। लाए दो हमें, लाए दो। अरे नहीं भाभी,
हमको आपका हाथ बटाना अच्छा लगता है, हम बाद में पढ़ लेंगे। हे भगवान, कहाँ हुआ बेटा? आज पुलिस वालों ने कुछ और दंगाइयों को पकड़ा। कौन जाने कब हमारे गांव से ही दंगा फसाद खत्म होगा। जब भी हम इन दंगाइयों का नाम सुनते हैं हमारा तो बस खून खौल उठता है माँ। भैया, जिस किसी ने बाबा और काका को मारा है, जब तक उनको फांसी नहीं चढ़ जाती ना, हमको शांति नहीं मिलेगी। किरण, सब ठीक हो ही जाएगा। अरे गिरीश बेटा, यहाँ। हाँ, कैसे हो काका? अरे अच्छा है, अच्छा हुआ तुम यहीं मिल गए। हम तुम्हारे घर ही जा रहे थे, तुम्हारी चिट्ठी आई है। हाँ ये लो, और यहाँ कर दो दस्तखत। जी काका, किशन काका की भी चिट्ठी आई होगी ना? आई है ना, तो दे दीजिए, हम दे देंगे उनको। लेकिन हम तुमको कैसे दे सकते? रेखा भाभी के दस्तखत लगेगा ना। हाँ वो भी है, पर हम सोच रहे थे कि आप 5 किलोमीटर कहाँ पैडल मार कर जाएंगे, टांगे दुखनी आ जाएंगी आपकी। लेकिन उनके दस्तखत के बगैर नहीं, अगर आपको भरोसा नहीं है तो फिर रहने दीजिए, चले जाइए। और का ऐसी बात नहीं है, तुम तो उनके अपने हो। कोई बात नहीं, ये लो और दस्तखत कर दो। कर दें? ये क्या गिरीश बेटा, तुम रेखा भाभी के जाली दस्तखत कर दिए? अरे अपना करते तो अच्छा रहता। काका, अभी हमको लगा कि आपको रेखा काकी के दस्तखत चाहिए, तो हम इसीलिए उनके नाम से। कोई बात नहीं, ठीक है। ये पकड़ो लेटर, और ये आईडी प्रूफ। देखो, हम रेखा अग्रवाल बनके मुआवजा लेने आ तो गए, पर हम कहीं कोई फंसेंगे तो नहीं ना? अरे कुछ नहीं होगा, हम है ना तुम्हारे साथ। अब चुपचाप अंदर चलो और हम जैसा बोले बिल्कुल वैसा ही करना है। आ जाओ। आइए काकी, बैठिए। नमस्कार। नमस्कार, बैठिए। रेखा अग्रवाल और चंद्रभान यादव के बेटे। और आपका पहचान पत्र? जी। कि आप यहाँ पे साइन कर दीजिए। ये लीजिए, ये लीजिए आपका पे ऑर्डर। लो, ये हमको दे दो, और पी लो तुम्हारा आधा हिस्सा। आधा? नकली पते से हम रेखा अग्रवाल का बैंक में फर्जी अकाउंट खुलवा दिए। जैसे ही पे ऑर्डर हम लोग जमा करेंगे, पैसा बैंक में आ जाएगा। फिर तुमको साथ में ले चलेंगे और तुम पैसा निकाल कर अपना आधा हिस्सा ले लेना। फिर अपना पैसा लेकर गांव चले जाना, अय्यासी से रहना, कोई तुमको पूछेगा भी नहीं। जाओ। गिरीश को किरण और रेखा अपना शुभ चिंतक, अपना दुख सुख का साथी और उससे भी बढ़कर अपना भाई, अपना बेटा मानते थे। लेकिन गिरीश ने उनकी पीठ पीछे गिरगिट की तरह रंग बदला और वो उनका हक, उनके मुआवजे की रकम को ही हड़प गया और उन्हें यह कहकर बेवकूफ बनाता रहा कि सरकारी अधिकारी जानबूझकर मुआवजा देने में देरी कर रहे हैं। गिरीश ने बहुत ही चालाकी से यह धोखाधड़ी की। उसने रेखा से उसका पहचान पत्र लेकर उस पर किसी और महिला की तस्वीर लगा दी और रेखा का वेरिफिकेशन लेटर वो पोस्टमैन से पहले ही ले चुका था। इस फर्जी पहचान पत्र से उसने रेखा के नाम एक बैंक अकाउंट खुलवाया और उसमें मुआवजे का पे ऑर्डर जमा कर दिया और फिर कुछ दिनों बाद पूरी रकम निकाल भी ली। इस बात को 15 दिन बीत चुके थे। अब सवाल यह था कि इतनी बड़ी धोखाधड़ी के बाद क्या गिरीश का असली चेहरा रेखा और किरण के सामने बेनकाब होगा? हैं? हमें तो मुआवजा मिला ही नहीं, सबको मुआवजा मिल गया। अरे अखबार में ऐसा कहा है जबकि आए कि सरकार ने सबको मुआवजा दे दिया, जबकि हमको तो कुछ मिला ही नहीं। कहाँ हुआ बिटिया? ये मन ही मन में कहाँ बड़बड़ा रही है? अरे अम्मा, अखबार में छप के आया है कि सरकार ने सबको मुआवजा दे दिया और इसमें आपका और गिरीश भैया का भी नाम छपा है। जी क्या कह रही हो?
चल ठीक तरह से पढ़। अरे हम ठीक से पढ़े अम्मा, ये तो भाभी भैया कहाँ है? अरे हमारे साथ तो बहुत बड़ा धोखा हुआ है। अखबार में लिख के आया है कि सरकार ने सबको मुआवजा दे दिया, जबकि हमको तो कोई मुआवजा मिला ही नहीं। ये कैसे हो सकता है? और वो तो शहर गए हैं और रात तक लौटेंगे। हे भगवान, 3 बज गए। माँ, सरकारी दफ्तर बंद होने में बस 2 घंटे बाकी हैं। आप हमारे साथ चलिए। हमने ये मुआवजा रेखा के नाम पर ही जारी किया है, पर सारे दस्तावेज बता रहे हैं कि रेखा अग्रवाल आप नहीं बल्कि जे औरत है। जे? ये कैसे हो सकता है? जे औरत कौन है? अरे किशन अग्रवाल हमारे बाबूजी थे जिनको दंगाइयों ने मारा था, और उनकी पत्नी है रेखा अग्रवाल। और जे तो एकदम गलत है। आप तो बहुत बड़ा धोखा किए हमरे साथ। जे क्या बकवास कर रहे हो आप? सरकारी काम कोई इतने कच्चे नहीं होते। हमने जो पत्र रेखा अग्रवाल के घर भेजा था उसे दिखाए बिना कोई भी पे ऑर्डर नहीं ले सकता, और हमारा अधिकारी भी उस पते पर जांच कर चुका है। अधिकारी तो आए थे हमरे घर, और वो हमारी माँ से ही मिले थे, लेकिन हमको आपका कोई पत्र नहीं मिला। देखिए, वो कोई ऐसा वैसा पत्र नहीं बल्कि कॉन्फिडेंशियल लेटर था। बिना दस्तखत किए डाकिया रेखा अग्रवाल को वो लेटर दे ही नहीं सकता। ये देखिए, उस दस्तखत की फोटोकॉपी। तो हस्ताक्षर हमारी तरह। यानी कि उसने वो पत्र किशन अग्रवाल के पते पर रेखा अग्रवाल को उसके हाथों में ही दिया था। समझिए आप? हमने खुद वो पत्र गिरीश के हाथों में दिया था, और उसी ने जाली दस्तखत भी किए थे। वो ऐसा निकलेगा, हमें क्या मालूम। तो कहा हमने अपना बेटा माना था, और तूने हमारे साथ ही विश्वासघात किया। हाँ, ये क्या बोल रही हो काकी? अरे मुआवजा तो अभी तक हमको भी नहीं मिला है। बहुत झूठ बोल रही है गिरीश भैया। हम सरकारी अफसर से भी मिल चुके, और पोस्टमैन काका से भी मिल चुके। सब सच पता चल गया तो जाओ अब यहाँ से। थक चुके झूठी बातें बनाते बनाते। तुमको काकी और तुमको बहन कहते कहते मन भर गया हमारा। जाओ। आपने काकी और किरण के साथ इतना बड़ा धोखा किया। तू बीच में बोली ना तो तुम्हारा तो हम मुंह ही तोड़ देंगे। कान खोल के सुन लो गिरीश भैया, हम चुप नहीं बैठेंगे, पुलिस में जाएंगे। हम जाओ पुलिस में। हम नहीं खाए तुम्हारा मुआवजा। चल माँ। अम्मा डर मत, हम है ना, अपने आंसू पोंछ ले। हम गिरीश भैया को अपने पैसे हड़पने नहीं देंगे। हम पुलिस के पास जाएंगे और वो हमारी मदद जरूर करेगी। देखिए, इन कागजों के आधार पर तो हम गिरीश के खिलाफ कोई ठोस कदम नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि जब तक वो फर्जी रेखा अग्रवाल पकड़ी नहीं जाती तब तक ये केस पेंडिंग ही पड़ा रहेगा। और वैसे भी कानून के मुताबिक ये केस गिरीश पर नहीं बल्कि उस फर्जी औरत पर चलेगा। लेकिन इस सारा क्या धरा गिरीश भैया का है? आप उन्हें काहे नहीं पकड़ते और पूछते कि वो औरत कौन है? लेकिन गिरीश ने इस खेल को बहुत चालाकी से खेला है। अगर उस फर्जी औरत को हम पकड़ भी लेते तब भी हम कुछ साबित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि गिरीश इस बात से साफ मुकर जाएगा कि उसका इस केस से कोई लेना देना भी है। और मुझे लगता है कि उस औरत के पास भी गिरीश के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलेगा। इसका मतलब कहाँ में हमारा हक, हमारा मुआवजा कभी नहीं मिलेगा? देखिए, जब तक वो फर्जी रेखा अग्रवाल पकड़ी नहीं जाती तब तक फिलहाल हम कुछ नहीं कह सकते। माँ, तुम घर जाओ, मैं उस औरत को ढूंढने जा रही हूँ। कहाँ ढूंढोगे बेटा उसे? हर जगह, हर गली, हर गांव। मैं उस औरत को ढूंढ के ही रहूंगी, छोड़ूंगी नहीं मैं उसे। को देख रहा है तुम? नहीं देखा। इनको देखा है? इनको देखा है तुम? माँ, इस औरत को देखे है का?
को देखा तुमने? किरण पूरी शिद्दत से उस औरत की तलाश में जुट गई, क्योंकि वो जानती थी कि वो औरत ही गिरीश के झूठ से पर्दा उठाकर उसे और उसकी मां को उनका हक दिलवा सकती थी। और वो नहीं जानती थी कि उस औरत की तलाश में उसके सामने एक ऐसे राज से पर्दा उठेगा जिसकी अब तक किसी को खबर भी नहीं थी। आखिर क्या था वो राज? काका, ये औरत को देखे क्या? नहीं मैडम। आराम से। साहब, हम वो फर्जी औरत को ढूंढ रहे थे, तभी हमें वो आदमी दिखा जिसको एक बार गिरीश भैया ने पैसे दिए थे। साहब, हो ना हो हमको पूरा यकीन है कि ये आदमी ने गिरीश भैया को हमारे पैसे हड़पने में पूरी मदद की है, और ये आदमी को वो फर्जी औरत का भी पता होगा। साहब, हम आपसे विनती करते हैं साहब, आप वो आदमी को पकड़ के उसकी पूछताछ कीजिए। कहाँ रहता है वो? उधावरी गांव में रहता है। मैंने कुछ नहीं किया। अरे मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया। अरे साहब, मैंने कुछ नहीं किया। कैसे जानता है तू? कौन सी औरत? अब मैं नहीं जानता किसी औरत को। किस औरत की बात कर रहे हैं? तो फिर गिरीश ने तुझे पैसे किस बात के दिए? गिरीश ने उसके बाबूजी को मारने के लिए मुझे पैसे दिए थे साहब। इसके बाबूजी तो वैसे ही बीच बचाव के चक्कर में मारे गए साहब। और गिरीश के घर के गाड़ी निकाल। नहीं भाई, क्या तो आपके लाश का पैसे किया? अरे अरे ये क्या तरीका हमको पकड़ने का? क्या किया हम? क्या किया तुमने? हम बता दे क्या किया तुमने? अरे कुछ पैसों के लिए अपने बाबूजी को मरवा दिया तुम, और हमारे बाबूजी को भी। अरे हम तुझे ये सब करके क्यों किया? हम ये ऐसे नहीं बोले, ये हमारे तरीके से बोले। बताते हम सब सच बताते। वो रेडियो पर जिस दिन से मुआवजे की खबर सुने थे ना, तो हमारे दिल में थोड़ा लालच आ गया था। ये खातिर हमने अपने बाबूजी को मरवाने का षड्यंत्र रचा। वो हम धावरी गांव के रघु से मिले और उसे दंगाई के भेष में बाबूजी का कत्ल करने के लिए 20,000 रुपए दिए। हमने रघु को सिर्फ अपने बाबूजी की जान लेने के लिए कहा था। किशन काका बाबूजी को बचाने के प्रयास में मारे गए, और जब मुआवजा लेने की बारी आई तो काकी और किरण का हिस्सा देख के हमारी नीयत बदल गई, और हमने काकी की फोटो एक दूसरी औरत से बदल दी और उनका मुआवजा भी हड़प लिया। कुछ पैसों की लालच में गलती हो गई हमसे।
हमें आपको अपना पति कहते हुए शर्म आती है? जो इंसान पैसों के लिए अपने बाप को मार सकता है, वो कभी किसी का नहीं हो सकता है। अंदर डाल इसको। मुआवजे के लालच में गिरीश ने दंगों की आड़ में अपने पिता का कत्ल तो करवाया ही, साथ ही साथ वो किशन की हत्या का अपराधी भी बन गया। उसे लगा था कि उसका ये प्लान कामयाब हो जाएगा और उस पर किसी को शक भी नहीं होगा, और ऐसा हो भी जाता। लेकिन जब उसका लालच और बढ़ा और उसकी नजर किशन के मुआवजे पर भी पड़ गई, तो आखिरकार उसकी असली नीयत किरण के सामने जाहिर हो गई, और किरण की कोशिश की बदौलत ही गिरीश का यह अपराध पुलिस के सामने आ सका। गिरीश पर मुआवजे की रकम हड़पने के लिए धोखाधड़ी के आरोप में आईपीसी की धारा 420 और अपने पिता और किशन की हत्या के लिए आईपीसी की धारा 302 के तहत मुकदमा चला। अन्य आरोपियों पर भी गिरीश का साथ देने के लिए आईपीसी की धारा 302 के तहत मुकदमा चला। 6 महीनों तक चली इस सुनवाई के बाद सभी आरोप सिद्ध हुए और गिरीश को आईपीसी की धारा 420 के तहत 7 साल और धारा 302 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई गई। रघु और उसके साथियों को भी आईपीसी की धारा 302 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई गई। राज्य या केंद्र सरकार जब भी किसी दुर्घटना या त्रासदी में मृतकों के परिजनों के लिए मुआवजे की घोषणा करती है, तो उस क्षेत्र की स्थानीय पुलिस शवों की शिनाख्त के बाद पूरी सूची जिला कलेक्टर को सौंपती है और कागजी कार्रवाई के बाद ही मुआवजे की राशि जारी की जाती है। रेखा और किरण के साथ हुई धोखाधड़ी से आप बच सकते हैं। दुर्भाग्यवश अगर आपके साथ ऐसी कोई दुर्घटना हुई है, तो मुआवजे में होने वाली देरी के लिए आप सीधे सरकारी अधिकारियों से मिले और मामले की सही जानकारी लें। इंसान जब लालच और नीचता पर उतर आए, तो रिश्ते उसके लिए बेमानी हो जाते हैं। ऐसा इंसान न किसी का बेटा होता है, न भाई, न पति, जैसे कि गिरीश। इसीलिए लोगों पर विश्वास जरूर करें, लेकिन आज के दौर में अपनों पर भी आंख मूंदकर विश्वास न करें। अपने विवेक की आंखें खुली रखें, सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। इसी प्रार्थना के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी ऐसी एक और सत्य घटना के साथ। देखते रहें सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक।